और इस बारे में हमारा ये मानना है कि यदि प्रशासनिक इकाइयां छोटी होंगी तो फिर कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की स्थिति को बेहतर बनाने में प्रशासनिक तंत्र तथा उस इलाके की जनता को काफी ज्यादा सुविधा होगी। इसलिए हमने अपने प्रत्येक कार्यकाल में यहाँ प्रदेश में अनेकों नए मंडल, जिले व तहसील आदि का गठन किया है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में संतुलित व समग्र विकास उपलब्ध कराने और पूरे प्रदेश की जनता को बेहतर भविष्य दिलाने के लिए हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की हमेशा ही पक्ष कर रही है। और इस मामले में वैसे आप सभी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ क्षेत्रफल के नजरिए से भी काफी बड़ा राज्य है। और अब सन 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी 19 करोड़ 95 लाख से भी अधिक हो गई है, जो यहाँ पर देश की कुल जनसंख्या के लगभग 16% लोग रहते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रफल के लिहाज से भी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के साथ हमारे प्रदेश की गिनती देश के बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों में होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ अपने राज्य व केंद्र में विपक्षी पार्टियों की पूर्ववर्ती सरकारों, जिनमें कांग्रेस, बीजेपी व समाजवादी पार्टी सहित ये सभी विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, इनकी गलत नीतियों के चलते हमारे राज्य का संतुलित विकास नहीं हो सका है और विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता चला गया है। साथ ही यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश ने अपने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, जिन्होंने भी अपने प्रदेश का सही तरीके से विकास करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए हैं। यही कारण है कि मई सन 2007 में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के तुरंत बाद ही हमने प्रदेश के पिछड़े इलाकों का तेजी से विकास करने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने अर्थात पूरे प्रदेश का संपूर्ण विकास करने के लिए केंद्र सरकार से 80,000 करोड़ रुपयों का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान करने का अनुरोध किया था। इतना ही नहीं, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर भेंट कर तथा अनेकों बार पत्र लिखकर भी इस पैकेज को जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इसके साथ साथ हमने ये भी महसूस किया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ विकास को गति प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में पुनर्गठित किया जाना बेहद जरूरी है। और यहाँ ये भी सर्वविदित है कि नए राज्यों का गठन करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी व बीजेपी ने अपने अपने शासनकाल के दौरान इस मामले में अभी तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है, जबकि हमारी सरकार केंद्र सरकार को अनेकों बार चिट्ठी लिखकर इस प्रकार का अनुरोध कर चुकी है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा ही विधि के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन किए जाने का प्रावधान है और ये सब कार्य बगैर केंद्र सरकार की पहल के नहीं किया जा सकता है। जबकि हम ये उम्मीद करके चल रहे थे कि केंद्र की सरकार इस मामले में जरूर कोई सकारात्मक फैसला लेगी और यदि ऐसा होता है तो फिर हमारी पार्टी की सरकार तुरंत ही इसके लिए
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसका प्रस्ताव पारित करा के केंद्र सरकार के पास भिजवा देगी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक केंद्र की सरकार ने इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया है। ऐसी स्थिति में अब केंद्र की सरकार पर फिर से दबाव बनाने के लिए इस संबंध में हमारी पार्टी की सरकार ने काफी गंभीरता से सोच विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता की मांग व अपेक्षाओं व सर्व समाज के हित में आज मंत्री परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश का 4 नए राज्यों पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश तथा पश्चिम प्रदेश में पुनर्गठन करने हेतु हमारी पार्टी की सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के इसी ही महीने 21 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र में प्रस्ताव पारित कराकर आवश्यक कार्रवाई हेतु भारत सरकार को भेजा जाए। मैं आशा करती हूं कि प्रदेश के विकास में दूरगामी अनुकूल प्रभाव डालने वाले इस फैसले पर केंद्र सरकार अपना सकारात्मक रुख अपनाकर अपने स्तर से सभी जरूरी संवैधानिक कार्रवाई तेजी के साथ करेगी। धन्यवाद। The UP Chief Minister there is declaring that the UP Cabinet is going to formally move and pass a proposal for the splitting up of the state of Uttar Pradesh into 4 states. That will be formally done this month when the UP legislative session begins. Mayawati making a statement that this would help in better governance, better administration of a state which is very, very large in size and also the most populous in the country. Of course, this is something that's been talked about. Mayawati also making the political point that the ball will now be in the central government's court and that previous regimes, whether they were of the Congress, the BJP or even the Samajwadi Party, had in fact led to the lack of development of Uttar Pradesh. It is Mayawati's BSP and her government that is seriously concerned about the lack of development. Therefore, one of the major initiatives that is being now unveiled just ahead of UP elections next year is the splitting up of Uttar Pradesh into 4 districts, into 4 states, Bundelkhand, Harit Pradesh, Purvanchal and Central UP. It is the most populous state in the country, certainly sends the most number of MPs to Parliament and therefore retains a critical role in national politics as well. Let's go straight across to our National Affairs Bureau Chief Bhupendra Chaube. Bhupen, first, the significance of what we've heard Mayawati say today. Well, it is politically significant. It's significant because the UP Chief Minister has actually been batting for splitting off the state into 4 parts for quite some time. Over the last 2 years, she has written several letters to the Prime Minister. She has personally petitioned the UPA government that UP was too large a state to be administered, to be politically looked at closely, and therefore it was much better to split the state. However, the timing of Mayawati's announcement has to be looked at very closely. This is coming at a time when, in a sense, the countdown for UP elections has begun. Yesterday, we saw Rahul Gandhi kicking off the Congress's election campaign from Phulpur in the state. What Mayawati believes is that if she can take this credit of splitting the state into 4 parts, then perhaps electorally, politically, it will provide her with some dividends in the forthcoming assembly elections. Only and only from a BSP point of view, Mayawati's calculation is simple, that rather than always trying to look at the halfway mark of 202 in a house of 403 members in UP Assembly, it's much better to try and identify pockets in these 4 different proposed states that she's talking about, where the BSP will always be a prominent player. For instance, when she talks about Central UP, when she talks about Bundelkhand, when she talks about Purvanchal, she realizes that out of these areas, there are some pockets where the BSP is not in a strong position. Much better for the BSP then to only and only look at those pockets which have large segments of Dalit, backward population, which she can aggressively woo as a potential voters. So fair to say, Bhupen, that she's done her
calculations. She knows what the numbers look like at this point if she comes out with this proposal. What about the Congress party, for instance? And I talk about Congress, one, because that high-profile contest with Rahul Gandhi leading the charge in UP, and also because the Congress leads the UP at the centre. Is the Congress prepared for this? One factor which has been working on Mayawati's mind, Parul, for quite some time is the possibility of an alliance between the Congress and the Rashtriya Lokdal in Western UP. If that alliance would have taken shape, then the BSP and the Samajwadi Party would have, in a sense, been totally marginalized. By now trying to give this sense that she is the one who wants to take the credit for creation of this separate state, she is, in a sense, is just trying to convey this message that she will be the one who will end up being politically beneficial. Bhupendra Chaubey, thanks very much for putting those developments into perspective. The splitting up of Uttar Pradesh into 4 more governable states, that's an announcement that Chief Minister Mayawati has just made.